गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप के लिए ला रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, और बहुत ज़ोर शोर से बच्चे लगे हुए हैं। स्कूल में प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चंस को, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के होते हैं, उनको लेकर के आपके सामने आता हूँ। शायद आपकी कुछ हेल्प हो बच्चों। और ये एक छोटा सा इनिशिएशन है, शुरुआत है। मैं चाहूँगा बच्चों, बात शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे इस बात का सपोर्ट मिलेगा कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस और बनाऊं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, तो आप ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये पसंद आया या इसमें और कोई सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आपको ज़रूरत होगी मैं कोशिश करूँगा उस तरह से वीडियोस लाने के लिए। तो बच्चों, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड विद द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। बच्चों याद करना आप, ये नेशनलिज्म इन यूरोप में ये कॉन्सेप्ट था। द डिफरेंट केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एकदम अलग केस था, जो आपने पढ़ा था कि अलग अलग देशों का यूनिफिकेशन हो रहा था, जर्मनी का, इटली का, है ना। तो इसमें इंग्लैंड का अलग ही केस था। इंग्लैंड ने जो है स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स सबको ज़बरदस्ती मिला लिया था। ठीक है, तो एक कानून बनाया था इंग्लिश पार्लियामेंट ने, एक्ट ऑफ यूनियन, है ना, 1707। तो इसमें बच्चों ये 4 ऑप्शन है, इसमें किस देश को उन्होंने शामिल किया था? स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और आयरलैंड। ठीक है बच्चों, तो देर नहीं करते, इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं। इसका आंसर होगा बच्चों स्कॉटलैंड, है ना। आप एक बार कंफर्म कर लेना। स्कॉटलैंड को एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत इंग्लैंड में या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में मिला लिया गया था। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द रीजन वाई ऑटो वन बिस्मार्क इज कंसीडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यानी आपको, आपके सामने 4 कारण हैं, 4 रीज़न है, और आपको उनमें से एक ये बताना है, ये चूज़ करना है कि जो ऑटो वन बिस्मार्क था बच्चों, वो जर्मनी के एकीकरण का मेन जो वास्तुकार था माना गया, क्या कारण था? यानी मेन आदमी, जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जर्मन यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क कैसे था, किस प्रकार से था, क्या कारण था? 4 कारण है, इनमें से एक ही सही है। पढ़ते हैं, फर्स्ट ए को पढ़ते हैं। ही ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू प्रूसिया विथ कंजर्वेटिव्स। सेकंड है, ही अलायंस्ड विथ इटली एंड फ्रांस फॉर द यूनिफिकेशन प्रोसेस। सी है, ही कैरिड आउट द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस विद द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और डी है, ही कैरिड अलॉन्ग विथ लिबरलिस्ट एंड रोमांटिक स्कॉलर्स फॉर कल्चरल मूवमेंट। बच्चों इसमें से 3 तो गलत हैं, एक ही सही है, और मुझे जो सही लग रहा है वो ये है, सी वाला। ऑटो वन बिस्मार्क ने, आप जब पढ़ोगे बच्चों जर्मन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, तो आप देखोगे कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में मेन रोल आर्मी ने अदा किया था, सेना ने, है ना, जनता ने नहीं, सेना ने। ठीक है, तो और ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो राजा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, एक अधिकारी था, एक मंत्री था। ठीक है, और उसने सेना की सहायता ली थी। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है, ही कैरिड आउट द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, है ना, उसने जर्मन नेशन बनाने का जो काम किया था, किसकी सहायता से? आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। आर्मी यानी सेना, और ब्यूरोक्रेसी यानी जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, नौकरशाह जिनको बोलते हैं, उनकी सहायता से। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आते हैं बच्चों थर्ड में।
थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट अबाउट नेपोलियन, यानी इनमें से कौन सी जो बातें हैं वो नेपोलियन के बारे में सही है। ठीक है, देखते हैं। एक एक पॉइंट भी सही हो सकता है और एक से ज़्यादा पॉइंट भी सही हो सकता है। फर्स्ट है, ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियनिक कोड। मुझे सही लग रहा है भाई, नेपोलियनिक कोड तो नेपोलियन ने ही शुरू किया था। सेकंड है, ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, डेमोक्रेसी को तो उसने प्रमोट नहीं किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। हाँ, ये तो सही लग रहा है, उसने जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसका में एकरूपता लाई है ना, और प्रभावी बनाया, ये सही लग रहा है। फोर्थ है, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू ऑल द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये भी बात सही है, यानी नेपोलियन ने जिन जिन यूरोप के इलाकों पे कब्जा किया वहाँ पर उसने इस नेपोलियनिक कोड को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, या इम्पोज किया, जो भी कह सकते हो। तो अब हमको ऑप्शंस देखने हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं, है ना। तो मुझे फर्स्ट पॉइंट इसका सही लग रहा है, सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा। फर्स्ट पॉइंट सही है, थर्ड पॉइंट भी सही है, और फोर्थ पॉइंट। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जिसमें है, किसमें है बच्चों, देखो मुझे लग रहा है सी ऑप्शन, जो इसका सी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर करेक्ट अबाउट नेपोलियन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब, जब भी बच्चों क्रोनोलॉजिकल वर्ड आए, इसका मतलब आप समझ जाना कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। हिस्टोरिकल इवेंट्स को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में सीरियलाइज्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो ये कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंसिडेंट्स हैं, और इनको आपको अकॉर्डिंगली, है ना, क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंगली आपको इसको सीरियलाइज करना है, अरेंज करना है। बच्चों देखो, आपका जो है फर्स्ट है, पेपर रीच्ड यूरोप फ्रॉम चाइना, यानी ये मुझे लग रहा है कि प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। पेपर जो है वो यूरोप पहुंचा, कहाँ से, चाइना से। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें, दूसरा जो पॉइंट है, सॉरी, ऑप्शन नहीं है, सेकंड पॉइंट है, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। और जो बौद्ध धर्म प्रचारक थे चाइना के, वो जापान गए और अपने साथ उन्होंने जापान में जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया। थर्ड पॉइंट है, मार्को पोलो ब्रॉट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू यूरोप फ्रॉम चाइना। मार्को पोलो जो है एक यात्री था वो यूरोप का, और वो जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से सीख के यूरोप में आया। ठीक है। फोर्थ है, प्रिंटिंग डन इन चाइना बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक। और चाइना में क्या होता था कि वुडन ब्लॉक जो के ऊपर पेपर को रख करके और उसको रब करके, यानी रगड़ करके, इंक इंक लगी चीज से रगड़ करके प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है। अब बच्चों जो है इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये आपको इसमें चूज करना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो बच्चों मुझे जो लग रहा है कि इसका सी ऑप्शन मुझे लग रहा है, यानी जो पहले क्या हुआ था, मार्को पोलो, ठीक है, इसके बाद अ, एक मिनट बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। इसका बच्चों, इसमें आप इसको चेक करो
यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, मार्को पोलो। इसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट मिशनरीज, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है प्रिंटिंग डन इन चाइना बाय रबिंग। और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा बच्चों, पेपर रीच्ड यूरोप फ्रॉम चाइना। यस, है ना, फोर्थ, सेकंड। बच्चों ये मुझे थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन लग रहा है, मतलब ये मैं आपके ऊपर थ्रो करता हूँ बच्चों, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप मुझे, क्योंकि इसमें ऑप्शंस कुछ सही नहीं लग रहे, ठीक है। तो आप इसको आप खुद से करना ट्राई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इवेंट है और ईयर है, तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915, है ना। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन है। और बच्चों खिलाफत कमेटी कब बनी थी, तो इसमें चार ऑप्शन है। ए 1919, बी 1918, सी 1917 और डी 1929। तो बच्चों मुझे इसका ए ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, 1919, 1919, क्योंकि खिलाफत कमेटी बनी थी। फिर 1920 में आप याद करो, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी, है ना। और खिलाफत जो वो थे अली ब्रदर्स जो थे, शौकत अली और क्या नाम था उनका, जो है ना, इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो पूरी दुनिया में इस्लामी दुनिया जो है, इस्लाम को मानने वाले लोग जो खिलाफत कर रहे थे अंग्रेज़ों की, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ऑटोमन एम्पायर था टर्की का, ठीक है, उसके साथ मिसबिहेव किया था अंग्रेज़ों ने। यानी कुछ शर्तें थी संधि की जो बाद में अंग्रेज़ों ने नहीं मानी थी ऑटोमन एम्पायर के साथ, तो डिसग्रेस किया था। इसके कारण पूरी दुनिया में मुस्लिम लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन किया गया था। तो गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिल करके अंग्रेज़ों की खिलाफत करें और विरोध करें। तो उन्होंने अपने इस नॉन असहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको मर्ज करने की कोशिश की थी, खिलाफत मूवमेंट और इन दोनों को आपस में मर्ज करने की कोशिश की थी, और जो सफल भी रही। तो ये 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम एज पर द गिवन स्टेटमेंट। यानी ये कह रहा है कि अब ज़मीन का उपयोग लगातार करते रहो, मिट्टी का उपयोग लगातार करते रहो खेती में, और उसकी उस बिल्कुल भी आप जो है उसको सप्लीमेंट ना दो, उस मिट्टी में कुछ भी ना करो, मतलब उसमें ना फर्टिलाइज़र का यूज़ करो ना मैन्योर का यूज़ करो, बस आप उसको यूज़ करते रहो लंबे समय, है ना। तो बच्चों उससे क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास। ए गली इरोजन, बी फैलो लैंड, सी लैंड डिग्रेडेशन और डी सॉइल इरोजन। तो बच्चों आप बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इस तरह का काम करते हैं, देखो गली गली इरोजन जो होता है वो बारिश की वजह से होता है, ठीक है। फैलो लैंड एक अलग चीज़ होती है। सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो मुझे सी ऑप्शन इसका ज़्यादा सही लग रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यानी पेयर आपको मिलाना है, जो सही नहीं है उसको टिक लगाना है। इसमें ए है बच्चों
एलुवियल सॉयल, और इसके सामने लिखा हुआ है इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, वीट, शुगर केन एटसेट्रा। मुझे सही लग रहा है ये। एलुवियल सॉइल्स मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है और हर तरह के क्रॉप्स के लिए वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इट इज़ फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन। एकदम सही, ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप रीजन में अधिकतर पाई जाती है। काली मिट्टी जिसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। सी ए लेटेराइट सॉइल इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। लेटेराइट सॉइल कॉटन ग्रोइंग के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती है, बल्कि कॉटन प्लांट के लिए ब्लैक सॉइल सुटेबल होती है। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर सी होना चाहिए। फोर्थ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। अब आपको क्लूज दिए हुए हैं, 2 क्लूज दिए हुए हैं और आपको उस सॉइल का नाम बताना है जो इन क्लूज को सूट करे, है ना। फर्स्ट है इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। देखो अब ध्यान से बच्चों, है ना, ये डेक्कन वाले इलाके में, भारत का जो डेक्कन वाला इलाका है, साउथ वाला, है ना, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है और लावा फ्लोज यानी जो लावा चट्टाने हैं उनसे ये मिट्टी बनती है। यानी पेरेंट रॉक जो है वो लावा रॉक्स हैं। लावा रॉक समझ ही रहे हो, इग्नियस रॉक्स, ब्लैक, है ना, ब्लैक रॉक्स जो होती हैं। नेक्स्ट है इट डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट समर विथ डेवलप इन एरिएशन ऑफ द सॉइल। गर्मी के मौसम में बच्चों इस मिट्टी में आई एम सॉरी, है ना, दरारें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से ये मिट्टी प्रॉपरली एरिएट हो जाती है, यानी इस मिट्टी में हवा आ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। बच्चों मुझे साफ साफ लग रहा है कि ये ब्लैक सॉइल के बारे में बात की गई है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि बच्चों एजर्सन रीज़न आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। तो चलो हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। There are two statements marked as assertion and reason. Mark your answer as per the quotes provided below. ठीक है, assertion है, assertion यानी statement। ठीक है, रबी crops are sown at the start of the winter and harvested in spring। ठीक है, ये कहता है कि रबी क्रॉप्स जो हैं, जो बच्चों रबी, खरीफ और जायद 3 सीजन होते हैं हमारे देश में क्रॉप्स के, फसलों के। ठीक है, तो ये रबी क्रॉप्स के बारे में बता रहा है कि ये जो है रबी क्रॉप जो है वो विंटर की शुरुआत में यानी सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती है और स्प्रिंग यानी वसंत के मौसम में काटी जाती है। ठीक है, अब इस एजर्सन, इस स्टेटमेंट का रीजन देखते हैं। रीजन क्या लिखा हुआ है, सही है भी कि नहीं देखते हैं पहले। ठीक है, रीजन आर रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। ये कहता है रबी की जो फसलें हैं वो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बोई जाती हैं। ठीक है बच्चों, मुझे ए और आर दोनों सही लग रहे हैं। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन बच्चों ये आर जो है ये ए का कारण नहीं समझ में आ रहा, ये उसका रीजन नहीं है। दोनों सही है तो मुझे बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस पे आप बी पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब क्या है वो, ए में दिया हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। बच्चों ये ए ऑप्शन तो मुझे एकदम गलत लग रहा है। ठीक है, दूसरा बी ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड पेड लीव्स, बिल्कुल सही। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी भी होती है और कर्मचारियों को पेड लीव्स भी मिलती हैं, यानी ऐसी छुट्टियां भी मिलती हैं जिनमें उनकी सैलरी नहीं कटती। ठीक है, ये तो मुझे सही लग रहा है।
थर्ड देख लेते हैं, पब्लिक सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल गलत। पब्लिक सेक्टर जो है वो इंडिविजुअल उसका मालिक नहीं होता, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का शेयर होता है, ठीक है, ये एकदम गलत है। डी देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड। बिल्कुल गलत। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं होता, ये इंडिविजुअल या फैमिली रन बिजनेस होता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड पेड लीव्स, ये आप इसका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों। रीड द गिवन डाटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बच्चों डाटा दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें जो 2013-14 में जो ग्रोथ रेट बताई गई है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बताई गई है जीडीपी की, एग्रीकल्चर का किस ईयर में कितना ये दिया हुआ है। तो अब ये इसके बेस पे, इस टेबल के बेस पे, इस डाटा टेबल के बेस पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शोज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन द ईयर 2015-16। 2015-16 में सबसे ज्यादा, ठीक है, ग्रोथ कौन शो कर रहा है। तो बच्चों सीधा सा है, आप 2015-16 वाले कॉलम में जाओ, आप देखो सबसे ज़्यादा क्या है, 9.2 है ना, 9.2। तो 9.2 किससे बिलोंग करता है बच्चों, सर्विसेज से। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सर्विस सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन डाटा एंड इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑर्गेनाइज सेक्टर, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ, इनकम दिया हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और इनकम कितने हैं, टोटल दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है, इसको देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज मोर देन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेस रिसोर्सेज आर यूज्ड टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। Find out the ways for generating more employment in the city rather than in unorganized sector by the government. अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह रहा है कि ऐसे तरीके पता करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, ठीक है, शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, ठीक है। कैसे, देखो, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, बी है इंक्रीजिंग वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, सी है इन्वेस्टिंग मनी इन ट्रांसपोर्टेशन और डी है प्रोवाइडिंग वर्क इंसेंटिव्स। तो बच्चों इसका रादर देन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बाय द गवर्नमेंट क्या किया जा सकता है बच्चों, मुझे तो इसमें इसका ए ऑप्शन सही लग रहा है, प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट। मतलब अगर आप लोगों को मतलब क्या होता है बच्चों कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार नहीं मिलता तो लोग आते हैं शहरों में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लग जाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लग गए, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इस तरह का। लेकिन अगर उनको गांव में ही कुछ सुविधाएं मिले, रोजगार मिले, ठीक है, तो वो शहरों में इस तरीके से नहीं आएंगे और वो गांव में ही मतलब उनको रोजगार मिल जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट उनको सस्ते लोन प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो फिर वो उनको वो ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो मुझे इसका ये ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। Assume that there are 100 families in a town. The average per capita income of these families is rupees 10,000 and the average per capita income of 50 of these families is rupees 5,000. The average per capita income of the remaining families is, ये बच्चों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है ये कह रहा है कि 100 परिवार हैं शहर में, ठीक है, और जो
एवरेज यानी औसत पर कैपिटा इनकम ऑफ इन परिवारों की जो है वो 10,000 है। और दूसरा, एंड द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ 50 ऑफ दीज फैमिलीज, और इनमें से जो 50 परिवार हैं उनकी जो एवरेज इनकम है पर कैपिटा इनकम वो 5,000 रुपये है। तो बचे हुए जो बाकी बचे हुए जो हैं जो परिवार हैं उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या होगी? तो इसका सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI को कैलकुलेट करने में इनमें से कौन से इंडिकेटर को यूज नहीं किया जाता है? ए है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी एजुकेशन, सी पर कैपिटा इनकम और डी सोशल इनइक्वालिटी। बच्चों इसमें मुझे लगता है कि डी ऑप्शन, सोशल इनइक्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये भी इकोनॉमिक्स का नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लग रहा है। मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। मैच करना है बैंकिंग, इरिगेशन, एजुकेशन, और दूसरी तरफ कॉलम बी में कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यानी आपको बताना है कि कौन किस लिस्ट से बिलोंग करता है। तो बच्चों ए जो बैंकिंग है ये यूनियन लिस्ट में आता है, और इरिगेशन डेफिनेटली स्टेट लिस्ट में आता है, और एजुकेशन बच्चों ऐसा सेक्टर है जो स्टेट और यूनियन दोनों में आता है, इसलिए उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालेंगे। तो बच्चों इसका मुझे ए ऑप्शन सही लग रहा है, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, ये इसको देखते हैं क्या है ये। The Constitution declared India as a union of states. The Indian Union is based on the principles of federalism. What does the given image reflect? है ना, फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर था जिसमें बताया गया था भारत जो है एक फेडरेशन स्टेट है, एक फेडरल स्टेट है, आपने चैप्टर पढ़ा था। तो इसमें ये बता रहा है कि इस चित्र से आपको क्या लग रहा है ना, किस तरह का फेडरलिज्म समझ में आ रहा है आपको इंडियन। देखते हैं फर्स्ट, इट्स ए ऑप्शन इसका, इट शोज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा मुझे। बी, इट शोज सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। सी पढ़ते हैं फिर, इट शोज इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डी, नन ऑफ द अबव। बच्चों मुझे इसका बी ऑप्शन सही लग रहा है। ये जो इमेज है इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे होंगे वो जो लेडीज़ हैं, वो लेडीज़ जो हैं, जो कार्टून बना हुआ है वो कांग्रेस की लीडर इंदिरा गांधी हैं। और मुझे याद है जब वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, अधिकतर जो स्टेट्स थे उनमें कांग्रेस की सरकार होती थी और यूनियन गवर्नमेंट भी कांग्रेस की होती थी। तो एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को अंडरमाइन करती थी। ठीक है, तो ये शो कर रहा है एकदम साफ साफ कि केंद्र सरकार जो है वो हावी है, डोमिनेंट है। ठीक है, फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबके लिए काम बांट रखा है, सबके अधिकार जो पावर होते हैं, शक्तियाँ हैं, उनको प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के और स्टेट गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेने की कोशिश करती हैं, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म प्रभावित होता है। तो ये पिक्चर यही शो कर रही है बच्चों, है ना, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 18 नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन जिला परिषद एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड। जिला परिषद के बारे में आपको कोड मतलब कौन सी बातें सही है ना, जो स्टेटमेंट है। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। फर्स्ट है, जिला परिषद इज द लोएस्ट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। जिला परिषद सबसे ऊपर एपेक्स बॉडी होती है पंचायती राज सिस्टम की। सेकंड है, जिला परिषद
ठीक है, जिला परिषद कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ब्लॉक समितिज, बिल्कुल सही बात लग रही है, क्योंकि जिला परिषद से नीचे ब्लॉक समिति होती है और जिला परिषद जो है ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत को कोऑर्डिनेट करता है, तो सेकंड मुझे सही लग रहा है। थर्ड, मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, ये कहता है कि जिला परिषद के जो अधिकतर सदस्य हैं वो इलेक्टेड यानी बाकायदा चुनाव में चुने गए लोग होते हैं, तो ये भी सही बात है। फोर्थ है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, बिल्कुल ये भी सही बात है। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है, तो इसका जो मुझे डी ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इसका सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ ये 4 देश दिए हुए हैं, इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, है ना, इनमें से कौन सा देश जो है वो जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुझे एक ही देश में लग रही है, जो आपने अपने पॉलिटिकल साइंस में श्रीलंका और बेल्जियम का केस देखा था, तो श्रीलंका मुझे इसका सही आंसर लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, आप याद करो, केस स्टडी पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, ये भी अजर्शन रीजन का है, देर नहीं करते हैं, अजर्शन पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, ठीक है। रीजन इसका क्या दिया हुआ है, नो लॉ कैन बिकम अ बिल अनलेस मेजॉरिटी पार्टी सपोर्टेड, बच्चों इसका बी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि इसका अजर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हो गए, और अंत में मैं यही कहूंगा कि आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। बच्चों याद रखना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गहरी लाइन है। जीवन में मैं जरूर सफल होऊंगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत सफल हो जाऊं, लेकिन इतना विश्वास है कि जरूर सफल होऊंगा। तो इस लाइन को जिंदगी में हमेशा याद रखना। क्या? आई विल सक्सेस इन लाइफ, जीवन में मुझे सफलता मिलेगी, नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं मिलेगी, बट डेफिनेटली जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ओके बच्चों, टाइम काफ़ी हो गया, और मैंने वीडियो की शुरुआत में जो बात कही थी कि इस वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर से जरूर करना, लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब भी करना ही है, लेकिन कमेंट आप जरूर करना कि क्या मैं आगे इस तरह के वीडियोस फॉलो करूं या नहीं। ओके बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया, गुड नाइट।